नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो कक्षा 12 की ही पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रभा का जो अध्याय चल रहा था राजस्थान के गौरव, उसमें अंतिम वीर योद्धा राजा सूरजमल के जीवन को हमने आज का विषय बनाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं राजा सूरजमल के विषय में। दोस्तों, राजा सूरजमल के विषय में बात शुरू करने से पहले हमें राजा सूरजमल के जो राज्य है और उसका जो वंश है उसकी पृष्ठभूमि जान लेना ज़रूरी है, ताकि हम इतिहास के इस महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में ठीक तरह से समझ सकें। हाल ही में यानी पिछले साल एक फिल्म रिलीज़ हुई थी पानीपत। उसके दौरान इनका जिक्र बड़ा मीडिया में बड़ा चला था और वजह क्या थी? वजह ये थी दोस्तों कि उस दौर में उस फिल्म में ये दिखाया गया था कि पानीपत के युद्ध के दौरान जो 1761 में लड़ा गया, उस युद्ध के दौरान मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ के साथ जो राजा सूरजमल भी अब्दाली के विरुद्ध, अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध युद्ध करने के लिए गए थे। लेकिन इस फिल्म में दिखाया गया कि वो जो है बीच राह में ही, यानी एक धोखे के रूप में ही बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए अपने राज्य में। इसका परिणाम ये हुआ कि अब्दाली के हाथों मराठों की पराजय हुई और जो अगर कहा जाता कि अगर ये पराजय नहीं होती तो शायद भारत 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं रहता और दिल्ली पर मराठों का प्रभुत्व जम चुका होता। लेकिन इतिहास में जो ये हुआ है उसके विषय में जो है इस फिल्म में राजा सूरजमल जो हमारा आज का विषय है उसको एक दोषी पात्र के रूप में, दोषी चरित्र के रूप में दिखाया गया है। तो आइए आज हम इस वीडियो में इसकी भी पड़ताल करेंगे, क्या फिल्म में जो उनका चरित्र चित्रण किया गया है वो ठीक ढंग से किया गया है, वो सही किया गया है या नहीं, इसका निर्णय आप स्वयं करेंगे। राजा सूरजमल राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है, लेकिन इतिहास में उनको इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया। ये इतिहास की भी हानि है और स्वयं जाटों की भी हानि, जिनका प्रतिनिधित्व राजा सूरजमल करते हैं उनकी भी हानि है। राजा सूरजमल की भी हानि है और इतिहास की भी हानि है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को इतिहास में स्थान नहीं दिया तो इतिहास जो है वो एक मुख्य भूमिका जो निभानी थी राजा सूरजमल को इतिहास के प्रमुख व्यक्तियों में, वो नहीं निभा पाए। तो राजा सूरजमल को इतिहास में स्थान न देना स्वयं इतिहास की हानि है और जिस वंश का प्रतिनिधित्व राजा सूरजमल करते हैं जाटों के इतिहास की भी हानि है। ठीक ढंग से कि 1660 ईस्वी में सर्वप्रथम इस जो घटना शुरुआत होती है वो होती है 1660 ईस्वी में, जब दिल्ली पर औरंगज़ेब का राज्य था। तो औरंगज़ेब का जो खजाना है वो भरने के लिए उन्होंने विभिन्न तरह के राजकर लगाए, विशेष रूप से हिंदुओं पर राजकर या कर जो है वो ज़्यादा लगाए गए। अब ज़्यादा कर लगाए गए तो ये स्वाभाविक था कि जो लोग उन करों की अदायगी नहीं कर सकते थे वो इसके खिलाफ उठ खड़े होने थे। तो जाटों में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ, जिसे जाटों का विद्रोह जाट विद्रोह भी कहा जाता है। गोकुला नाम के व्यक्ति ने जो है मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में इस राजकर को चुकाने से मना कर दिया। औरंगजेब द्वारा थोपे गया जो राजकर था उसको देने से इनकार कर दिया। अब दिल्ली सल्तनत जो पूरे भारत का मालिक है उसके खिलाफ में विद्रोह कर देना एक बहुत बड़ी बात थी उस दौर में। तो उसको राजद्रोह के आरोप में सेना ने उनको पकड़ने गई, लेकिन गोकुला ने फिर भी कर देने से इनकार कर दिया और उनकी सेना को मार भगाया। गोकुला और उनके साथियों ने उनकी सेना की जो टुकड़ी थी उसको मार भगाया। तो
एक दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बगावत की जो बात है वो बड़ी ही क्रांतिकारी बात थी। तो औरंगज़ेब ने एक बड़ी सेना को भेजा और बड़ी सेना ने क्या किया कि उनके कुछ तो साथी थे, गोखला और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया और राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ पर उनको जो उनका विद्रोह था उसके परिणाम के रूप में, उनके दंड के रूप में उनसे कहा गया कि आपको इस्लाम धर्म ग्रहण करना होगा। तो ये यहाँ से जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है घटनाओं में। इस्लाम धर्म को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया तो गोखला और उनके सभी साथियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। 1669 में गोखला और उनके साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब इस घटना से जहां औरंगज़ेब को लगा कि जाट जो है वो दब जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि जब जहां जहां जुल्म होता है क्रांति उतनी ही तेजी से फैलती है। तो विरोध बढ़ गया, जाटों में असंतोष बढ़ गया और उन्होंने सिंसिनवार, राजा राम सिंसिनवार को जो है अपना सरदार चुना और विद्रोह को आगे बढ़ाया। राजा राम सिंसिनवार ने महत्वपूर्ण बात की कि 1688 में उसने अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा, आगरा के समीप, वहाँ पे राजा राम सिंसिनवार और उनके साथियों ने लूट मार करी और अकबर का जो मकबरा है उसको खोद कर उसमें से उनके जो अस्थियाँ हैं, अवशेष थे, उसको निकाल कर जला दिया। ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण थी। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि जिस गोखला को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मौत के घाट उतार दिया गया, उसी के अनुयायियों ने, उसी के जो वंशज थे, उन्होंने मुगल बादशाह अकबर जो इतना महान, अकबर को जो इतना विशाल महान सम्राट माना जाता है, उसकी अस्थियों को उसने जला दिया। ये एक प्रतीकात्मक विरोध था दोस्तों, प्रतीकात्मक, कि गोखला को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। तो राजा राम सिंसिनवार ने उसका प्रतीकात्मक बदला लिया और उसकी अस्थियों को जला दिया। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के रूप में जो है वो जलाया जाता है, तो उन्होंने अस्थियों को निकालकर जला दिया, यानी उसका हिंदुत्वीकरण कर दिया। ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण हो गई कि ये प्रतीकात्मक विरोध जो था बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। बाद में राजा राम सिंसिनवार को भी मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो चुकी थी। उसके बाद में राजा बदन सिंह, इतनी बड़ी घटनाएं घटने के बाद राजा बदन सिंह जो है वो भरतपुर राज्य के राजा बने, मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र के। राजा बदन सिंह को सवाई जयसिंह ने, सवाई जो जयपुर के राजा थे, उन्होंने ब्रजराज की उपाधि दी थी। ब्रज क्षेत्र के राजा थे तो ब्रजराज की उपाधि दी थी। और बदन सिंह के बाद में जो आए उनके दत्तक पुत्र के रूप में राजा सूरजमल, जिनका जन्म 13 फरवरी 1707 को हुआ। राजा सूरजमल ने जो है भरतपुर राज्य की स्थापना की 1732 में। जो जिस भरतपुर की बात हम करते हैं उसकी स्थापना का श्रेय जो है राजा सूरजमल को ही जाता है। अब राजा सूरजमल ने क्या किया कि वो क्यों भरतपुर के सबसे महत्वपूर्ण राजा बने और क्यों उनको इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, वो हम देखते हैं कि राजा सूरजमल ने राजा बनने के बाद, राज्य संभालने के बाद से ही उनको मौके मिले कुछ अपने आप को शक्तिशाली बनाने के, अपने आप को समृद्ध करने के। तो राजा सूरजमल को कुछ अवसर मिले जिनमें 2 अवसर महत्वपूर्ण थे, जिनके कारण राजस्थान में या राजस्थान के पूर्व क्षेत्र में उनकी धाक जम गई थी। पहली घटना जो घटी थी दोस्तों वो थी 1748 में जयपुर में माधो सिंह और ईश्वरी सिंह दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। माधो सिंह और ईश्वरी सिंह, इन दो के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। तो ईश्वरी सिंह ने जो है वो राजा सूरजमल से सहायता मांगी। अब इससे के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, माधो सिंह की तरफ कुल मिला के उस समय के 7 राजा थे। यदुनाथ सरकार इतिहासकार है, उन्होंने लिखा कि माधो सिंह की तरफ 7 राजा थे और
ईश्वरी सिंह की तरफ केवल एक सूरजमल थे। उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और राजा सूरजमल ने अप्रत्याशित ढंग से उन सातों प्रतिनिधियों, इन सातों राजाओं को हरा दिया और ईश्वरी सिंह को जो है वो राजगद्दी पर बिठा दिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई। इस घटना से राजा सूरजमल की प्रतिष्ठा में चार चांद लग गए, क्योंकि एक साथ 7 राजाओं को धूल चटा देना बहुत बड़ी बात थी उस दौर में। इस घटना से राजा सूरजमल की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। और उसके बाद दूसरा मौका फिर आया 1750 के आसपास ही जोधपुर राज्य ने यह मौका दिया। जोधपुर में राजा अभय सिंह के मरने के बाद उनके पुत्र जो थे राम सिंह और राम सिंह के जो मामा थे भक्त सिंह, इन दोनों के बीच में सत्ता को लेकर विवाद हो गया। तो राम सिंह जी गए ईश्वरी सिंह के पास। ईश्वरी सिंह जो जयपुर के राजा थे, जिनकी सहायता सूरजमल ने करी थी, उसके पास पहुंचे राम सिंह। और भक्त सिंह जो राम सिंह के मामा थे, जोधपुर की सत्ता हथियाली थी, वो पहुंच गए दिल्ली के बादशाह के पास। तो दोनों में टकराव होना हो गया। अब अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की सहायता करी थी, तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राम सिंह की भी सहायता हो गई और राम सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। अब दोनों घटनाओं ने जो है सूरजमल के स्थान को राजस्थान में थोड़ा मजबूत कर दिया, राजपूताना में थोड़ा मजबूत कर दिया इन दोनों ही घटनाओं ने। उसके बाद जो हुआ वो और महत्वपूर्ण थे घटनाएं। 1750 में सलावत खान ने जो है मुगल बादशाह का जो सेनापति था, जिसके कारण से ये विवाद हुआ था, तो मुगल बादशाह का जो सेनापति था सलावत खां, उसने आक्रमण किया था सूरजमल पर। तो सूरजमल ने सलावत खां को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया और संधि करने पर मजबूर कर दिया। संधि की 2 शर्तें जो थी वो उनके हिंदुत्व और राष्ट्र प्रेम की परिचायक थी कि पीपल के वृक्षों को नहीं काटा जाएगा और मंदिर और देवालयों को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। ये राजा सूरजमल की शर्तें थी सलावत खां को हराने के बाद। तो ये तीनों घटनाएं जो है वो बड़ी निर्णायक साबित हुई सूरजमल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में। उसके बाद जनवरी 1754 में एक बार फिर मुगल और मराठा दोनों ने ही कुम्हेर का दुर्ग जो भरतपुर में है, उस दुर्ग में सूरजमल को घेर लिया। जनवरी से लेकर मई तक पूरे 6 महीने दोस्तों इस सेना ने सूरजमल को घेरे हुए रखा, लेकिन वो सूरजमल से पार नहीं पा सके और अंत में 6 महीने बाद उनको घेरा उठाकर वहां से लौटना पड़ा। और इस अभियान में मराठों के जो थे एक सैनिक खांडेराव, उनकी मृत्यु हो गई। तो मराठों का नुकसान हुआ, लेकिन सूरजमल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। अब आती है बड़ी घटनाएं, जिनमें जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। अब अहमद शाह अब्दाली का ये टारगेट था कि वो उस समय के सबसे धनी राजा सूरजमल, उस समय सबसे धनी राजा थे, उनको लूटना चाहता था। तो उसने एक चिट्ठी भेजी कि वो राजकर के रूप में कुछ रकम दे, लेकिन सूरजमल ने इनकार कर दिया देने से। तो अब्दाली की सेना ने मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में इतनी भयंकर मारकाट मचाई कि इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि इतनी भयंकर मारकाट मचाई कि लोगों को उसकी सेना ने आदेश दिया कि एक सिर के बदले में 5 रुपए दिए जाएंगे। एक हिंदू के सिर के बदले में 5 रुपए का ऐलान अब्दाली ने किया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को भांज दिया गया और जो लोग हिंदुओं पर इतने भयंकर हमले हुए कि उनकी रक्त की नदियों की तरह रक्त बहने लगा। ये घटना बड़ी भयानक साबित हुई। उसके बाद एक बार फिर चिट्ठी भेजी अब्दाली ने कर देने के लिए। उसका जवाब जिस रूप में राजा सूरजमल ने दिया वो
जो है उस चिट्ठी के कारण ही इतिहासकारों की नज़र में उनका सम्मान बढ़ गया और उनको जाटों का प्लेटो, जो यूनान का एक दार्शनिक था, महान दार्शनिक, उसकी संज्ञा के रूप में इनका नाम भी जाटों का प्लेटो दे रख दिया गया। उस चिट्ठी का जवाब उन्होंने क्या दिया था? पूर्व विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री थे नटवर सिंह, उनका अभी निधन हो चुका है, उन्होंने लिखा था कि उसकी चिट्ठी का जो सार था वो कुछ इस प्रकार था। उन्होंने अब्दाली को लिखा, सूरजमल ने अब्दाली को लिखा कि आपका जो प्रभाव है, प्रतिष्ठा है, वो ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक फैली हुई है और आप जैसा पराक्रमी और शक्तिशाली राजा मुझ जैसे राज्य पर हमला करना चाहता है और लूटना चाहता है, तो ये ठीक है और मुझसे युद्ध करना चाहता है, लेकिन आप ज़रा सोचिए कि आपने, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने ऐसी भूल कैसे कर दी। सूरजमल ने कहा, आपने ऐसी भूल, ऐसा सोचा भी कैसे? कि अब ज़रा सोचिए कि अगर आपने युद्ध में हमें हरा दिया तो ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा में कुछ ज़्यादा महत्व होने वाला, वृद्धि होने वाली नहीं है, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा तो पहले ही बहुत है। लेकिन अगर दुर्भाग्य से, आपके दुर्भाग्य से अगर हमारी जीत हुई और आपकी पराजय हुई, तो फिर आपकी इतनी प्रतिष्ठा जो है वो ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक फैली हुई, वो एक झटके में खत्म हो जाएगी। और जहाँ तक मेरे राज्य को लूटने की और तबाह करने की बात है, तो क्षत्रिय जो होते हैं वो इस चीज़ से डरते नहीं हैं। और मौत की बात है, जहाँ तक मेरी मृत्यु की बात है, मैं जीवन के 50 बसंत देख चुका हूँ और एक ना एक दिन तो मुझे युद्ध में शहीद होना ही है। तो वीर जो होते हैं वो इस चीज़ से घबराते नहीं हैं, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। इस चिट्ठी का अब्दाली पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वो वहीं से वापस लौट गया। इसके पीछे कुछ इतिहासकारों ने एक अलग कारण भी बताया है कि उस समय भारत की गर्मी पड़ने लगी थी, तो सेना जो है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई और अब्दाली वापस लौट गया। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उसमें महामारी, कुछ बीमारियां फैल गई थी, इसलिए उसको वापस लौटना पड़ा। तो इससे जो है उसकी चतुराई प्रकट होती है। इसके लिए कहा गया है, इसी घटना के कारण कहा गया है कि सूरजमल जो है वो एक ऐसी चिड़िया थी जो किसी की जाल में फंसे बिना ही सब जालों से, सब जगह से दाना चुगता रहा। अब जनवरी 1760, 3 साल बाद में अब्दाली वापस भारत में आया लूटने के इरादे से। इस बार परिस्थिति अलग थी। मराठों ने जो है वो दक्षिण से पूना से प्रस्थान किया सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में। वही पानीपत की जो घटना है, पानीपत फिल्म में जो दर्शाया गया है, वो यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए, सदाशिव भाऊ वहाँ पहुँचे भरतपुर और राजा सूरजमल की सहायता ली। राजा सूरजमल ने उनका साथ देने का वचन भी दिया, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी फिल्म में जो दिखाया गया कि राजा सूरजमल ने जो है उनका साथ छोड़ दिया और चले गए, इसके कारण मराठों की हार हुई। लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जिनसे आपको पता लगेगा कि सूरजमल ने सही किया या नहीं किया। पहली घटना, 4 घटनाएं थी जिनकी वजह से मराठों और सूरजमल में मतभेद शुरू हुए। तो पहली घटना थी कि सदाशिव भाऊ जब भरतपुर पहुंचा तो वहाँ पे एक मस्जिद थी मथुरा में, नबी उद्दौला की मस्जिद थी। उस मस्जिद के ऊपर कटाक्ष यानी व्यंग्य करते हुए सूरजमल पर कहा कि आपके होते हुए यहाँ पर एक मस्जिद मौजूद है। तो सूरजमल ने उसका जवाब दिया कि मैं एक मस्जिद तोड़ने के बदले में ऐसा नहीं चाहता कि दिल्ली की सल्तनत बड़ी चंचल है, यहाँ पर उठापटक होती रहती है, तो मैं नहीं चाहता कि एक मस्जिद को तोड़ने गिराने के बदले में यहाँ पर मैं और मंदिरों और देवालय को क्षति पहुँचाऊँ, इसलिए मैं ये मस्जिद नहीं तोड़ने वाला। तो ये एक टकराव वाली स्थिति, यानी उलाहना दिया, व्यंग्य किया सूरजमल पर। तो यहाँ थोड़े मतभेद शुरू हुए। फिर दूसरी घटना जो घटी वो ये थी कि राजा सूरजमल ने सुझाव दिया था कि दिल्ली में आक्रमण करते वक्त मराठा जो लोग थे वो अपनी महिलाओं और बच्चों को साथ में लेकर पहुँचे थे वहाँ पे। तो खाने पीने की वैसे ही कमी थी, खाद्य सामग्री की। तो सूरजमल ने सुझाव दिया कि मराठा जो
लोग हैं, सेना है, वो अपनी महिलाओं और बच्चों को भरतपुर राज्य में ही ठहरा दे ताकि सही तरीके से युद्ध लड़ा जा सके और महिलाओं की चिंता ना रहे। लेकिन सदाशिव भाऊ ने इस शर्त को नहीं माना, इनकार कर दिया। मतभेद नंबर 2। फिर तीसरी घटना कि दिल्ली जीत लिया, सूरजमल और मराठों ने दिल्ली को जीत लिया और दिल्ली जीतने के बाद दिल्ली की गद्दी पर वजीर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में जिसको बिठाना था, वो टकराव कर गया। सदाशिव भाऊ ने नारो शंकर को वजीर बना दिया, जबकि सूरजमल ने पहले ही वचन दे दिया था इमादुल मुल्क को कि वो उनको वजीर बनाएगा। लेकिन यहाँ पर सूरजमल की बात नहीं रखी गई, इसलिए टकराव बढ़ गया। तीसरा कारण। फिर उसके बाद चौथा कारण, उस दिल्ली में लूटमार के दौरान जब मराठों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो लूटमार के दौरान जो शीश महल था उसकी छत को तोड़ा गया और उसको लूटा गया। तो इसके विरोध में सूरजमल ने कहा, महाराजा सूरजमल ने कहा कि आप इस छत को न तोड़े, दीवाने आम की जो ये छत है इसको ना तोड़े, इसके बदले में मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। लेकिन क्या हुआ, सदाशिव भाऊ और मराठा नहीं माने, उन्होंने उसको तोड़ दिया, लूट लिया और उसको बेचा। तो उसके बदले में उसके जो साजो सामान थे उनको बेचने के बदले में उनको कितनी रकम मिली, 3 लाख रुपए, जबकि महाराजा सूरजमल 5 लाख रुपए देने के लिए पहले ही तैयार थे। तो ये 4 घटनाएं ऐसी घटी जिनके कारण सूरजमल और सदाशिव भाऊ के बीच में मतभेद हो गए और सूरजमल जो है वो लौट आए। उन जो 4 कारण थे उनमें एक कारण और ये भी था, ये भी बढ़ गया कि सदाशिव भाऊ ने सूरजमल को यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हारे भरोसे दक्षिण से यहाँ तक नहीं आया हूँ और एक बार अब्दाली से निपटने के बाद मैं तुम्हें भी देख लूँगा। इस प्रकार के वक्तव्य ने सूरजमल को जो है पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और परिणाम ये हुआ कि 14 जनवरी 1761 को पानीपत के युद्ध में मराठों को भूखे पेट ही लड़ना पड़ा। सूरजमल की सहायता नहीं मिली और मराठे हार गए। हार के बाद जब मराठे वापस लौट रहे थे पूना की ओर तो महाराजा सूरजमल ने ही उनको भरतपुर में आश्रय दिया, खाना दिया, कपड़े दिए और कुछ रुपए देकर प्रत्येक सैनिक को वहाँ से विदा किया। तो ये सूरजमल की कहानी है, सूरजमल का इतिहास है, महाराजा सूरजमल का। लेकिन फिर भी इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बावजूद भी जो है सूरजमल का राजस्थान के इतिहास में, जाटों के इतिहास में इतना नाम या इतना स्थान नहीं है। इसकी वजह क्या है? विदेश मंत्री नटवर सिंह ने इसके पीछे जो वजह बताई है तो उसमें बताया है कि वो जाटों की स्वयं की ही कमी रही है। जिस प्रकार से मराठों के पास अपना इतिहास लिखने के लिए जो ग्रांट डफ इतिहासकार थे, वहीं सिखों के पास कनिंघम थे और जो राजस्थान के राजपूतों के पास उनका इतिहास लिखवाने के लिए कर्नल जेम्स टॉड थे। लेकिन जाटों के पास ऐसा कोई नहीं था। उनके पास एक महान इतिहास तो था लेकिन उस इतिहास को लिखने वाला व्यक्ति नहीं था। इस कारण से राजा सूरजमल का जो इतिहास में स्थान है वो कमतर रह गया, उसको वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। तो ये जाटों की स्वयं की कमी रही है। इसके अलावा नटवर सिंह जी ने यह भी लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और के.एम. पन्नीकर ने भी अपनी पुस्तकों में उनको वो स्थान नहीं दिया। तो स्वयं जाटों की कमी और इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकारों ने जो उनको स्थान नहीं दिया, मुस्लिम इतिहासकारों ने जाटों को इतना महत्व नहीं दिया और ब्राह्मण और कायस्थ इतिहासकारों ने अंग्रेज़ों को खुश रखने के लिए सूरजमल जैसे व्यक्तित्व को इतिहास में स्थान नहीं दिया और जाटों के पास अपना इतिहासकार कोई था नहीं। इस कारण से सूरजमल जो है वो इतिहास में एक उपेक्षित पात्र के रूप में रह गया। रहा पानीपत विवाद के विषय में तो ये कहा जा सकता है कि सदाशिव भाऊ की गलतियों के कारण ही महाराजा सूरजमल को पीछे हटना पड़ा था। ये था राजा सूरजमल का इतिहास। अब राजा सूरजमल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जन्म जनवरी
17 फरवरी 1307 ईस्वी को हुआ। पिता का नाम राजा बदन सिंह और माता रानी देव की। 1731 में मेवात के दावर जंग को हराया, ये इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। उसके बाद 1750 में सलावत खां मुगल सेनापति को हराया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको हराने के बाद ही इनसे जो संधि हुई थी, वो शर्तें, संधि की जो शर्तें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वो कक्षा 12 के जो प्रश्नोत्तर है उसके नज़रिए से भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस सलावत खां को हराने के बाद जो संधि करी थी उसकी शर्तें क्या थी। तो शर्तें की थी, पहली शर्त ये थी कि मुगल सेना जो है वो पीपल के वृक्षों को नहीं काटेगी, और दूसरा, मुगल सेना किसी भी हमले के दौरान किसी मंदिर और देवालय को क्षति नहीं पहुंचाएगी। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण शर्तें थी। 9 जून 1756 को ये विधिवत रूप से भरतपुर राज्य के राजा बने, राजा सूरजमल। और एक और महत्वपूर्ण परीक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण, डीग के जलमहलों का निर्माण भरतपुर के किस शासक ने करवाया, तो वो राजा सूरजमल ने करवाया। एक और उनके पुत्र, राजा सूरजमल के जो पुत्र थे जवाहर सिंह, इन्होंने विदेशी लड़ाकों की एक सेना तैयार की। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भरतपुर राज्य के किस शासक ने विदेशी लड़ाकों की एक सेना तैयार करी थी, तो वो जवाहर सिंह, सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह ने करी थी। 25 दिसंबर 1763 को रोहेल सेनानायक, रोहेल जो थे लूटमार करने वाली प्रजाति, रोहेलों के सेनानायक नजीबुद्दौला द्वारा किए गए हमले में, छिपकर किए गए हमले में उनको एक प्राणघातक चोट लगी, किसको, सूरजमल जी को, और उनका निधन हो गया 25 दिसंबर 1763 को। फिर भरतपुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और है। 29 सितंबर 1803 को यहाँ के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। तो कब करी थी सहायक संधि स्वीकार, किसने करी थी? 29 सितंबर 1803 को रणजीत सिंह ने, भरतपुर के जो राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि जो थी उसको स्वीकार कर लिया। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, लॉर्ड लेक ने 1805 में कहा जाता है कि हमला किया उसको भरतपुर दुर्ग पर, लेकिन वो उसे नहीं जीत सका। इस कारण से उस दुर्ग का नाम लोहागढ़ पड़ा। तो आज भी भरतपुर के दुर्ग को लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। लोहागढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो वो भरतपुर के दुर्ग को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने वहाँ पर हमला किया और उसको तोप से उड़ाने के प्रयास किए दीवारों को, लेकिन वो नहीं कुछ बिगाड़ पाया उस दुर्ग का, इसलिए इस दुर्ग का नाम लोहागढ़ रखा गया। 1949 में भरतपुर राज्य का मत्स्य संघ, राजस्थान के एकीकरण के दौरान जो मत्स्य संघ था उसमें इसका विलय हो गया। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो वो राजा सूरजमल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उनकी चतुराई, उनकी प्रशासनिक क्षमता के कारण, उनको जो है वो दार्शनिकता के कारण उनको जाटों का प्लेटो कहा जाता है। इसके रीज़न मैंने जो इनका जीवन वृत्तांत बताया, इतिहास, उसमें आप समझ सकते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नहीं आया है तो भी कमेंट बॉक्स है और डिसलाइक का बटन है, डिसलाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए वजह। और अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको पता ही है, लाइक करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।